चलो, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है पहली चीज तो उसको समझते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, राइट। हम पहली बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं। पहली चीज तो रेडियस, तो उसके नाम में उसका मीनिंग है कि लेंथ, रेडियस यानी कि लेंथ। तो उसका MLT पता चल गया आपको, M0 L1 T1 होगा, हाँ कि ना? हाँ ओके, अब डिटेल्स में बात करते हैं। एक मिनट हो बेटा। चलो अब डिटेल्स में बात करते हैं उसकी। लाइक एग्जांपल फॉर, मुझे कोई पर्टिकुलर एक स्लाइड थी, नहीं मिल रही, एक मिनट हो, शायद यही हो सकती है। हाँ हाँ, ये मिल गई। चलो अब समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है M1 M2 M3, आगे पीछे हो गया एक्चुअली टॉपिक। समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास, जो छोटे छोटे मास से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ उसके छोटे छोटे मास M1 M2 M3 है। R1 R2 R3 जो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, R1 R2 R3 उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लो मिड पॉइंट से निकल रही है, तो कंपेयर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके डिस्टेंस R1 R2 R3 है। बोलो, इतना पता चल गया? क्या बटन आपको लिखना क्या है? वी सपोज द वन रिजिड बॉडी हैविंग द टोटल मास कैपिटल M, it is made of the different particles which is M1 M2 M3 which have the mass M1 M2 M3. R1 R2 R3 are the perpendicular distance of the respective particles. R1 R2 R3 is the perpendicular distance of the respective particles of the body of the axis. Axis of the rotation भी लिख सकते हो। R1 R2 R3 क्या है? Distance between the distance compared to the respectively axis of rotation. आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ऐसा जरूर नहीं कि मैं बोलूँ वही लिखो, इसमें लिखा वही लिखो। एक्सप्लेनेशन है ना फिजिक्स में, वो कोई भी टीचर नहीं देगा। फिजिक्स के टीचर को एक ही इंटरेस्ट होता है, आपने जो फिगर बनाई वो, आपने जो डेरिवेशन किया उसको, और फाइनली जो डेरिवेशन हुआ और आंसर निकला वो, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म और डायग्राम फिगर, उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जो चीज जो एक्सप्लेनेशन करके लिखनी होती है ना, उसको ऑलवेज एक फिजिक्स का टीचर इग्नोर करता है। कभी भी देखना, स्कूल के टीचर में या कोई भी फैकल्टी हो फिजिक्स के, वो जल्दी आपके थियरिकल टर्म में या ग्रामर में ऐसे छोटी चीज में इसमें आंसर की मिस्टेक नहीं निकालेगा। या तो मिस्टेक निकालेगा तो फिगर में राउंड कुछ किया होगा, या तो कुछ फॉर्मूला में या डेरिवेशन में कहीं भूल की होगी वो। ओके, तो आप लैंग्वेज में डोंट अबाउट, यानी कि आपको रट्टा नहीं मारना है, डेरिवेशन के ऊपर फोकस रखो कि वो कैसे स्टेप टू स्टेप डिराइव होता है। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है I = M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3। एक काम करता हूँ मैं, जो हाँ याद आ गया, मैंने इसलिए ये जगह खाली रखी थी, अपने हिसाब से एक चीज बताता हूँ। ये उसका रोटेशनल, एक्सिस ऑफ रोटेशनल है। मास M1 है जिसका डिस्टेंस R1 है, मास M2 है जिसका डिस्टेंस R2 है, मास M3 जिसका डिस्टेंस R3, ये ऐसे MN Rn। इतना पता चल गया सभी को? हेलो, अब आगे जो फिगर बताए वही चीज है, तो मैं खाली अलग से बता रहा हूँ क्योंकि वो फिगर यहाँ नहीं हुई ना, इसलिए। आई का फॉर्मूला क्या था बच्चों? M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर अप टू MN Rn स्क्वायर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्टिकल के मास है ना M1 M2, उसको सेम ले लेता हूँ। इक्वल मास के पार्टिकल लिए मैंने, पहले से इक्वल मास के पार्टिकल लिए, तो M कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों? हाँ सर। सभी M R1 स्क्वायर M R2 स्क्वायर अप टू M Rn स्क्वायर, तो M कॉमन निकाल लिया। ये आपको रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है ना वो डिराइव करके बता रहा हूँ आपको। तो ये M हुआ। अब ये तो एक पार्टिकल का M हुआ, मुझे यहाँ क्या करना है, पूरे पार्टिकल का M कितना, टोटल मास कितना होगा? कोई बता सकता? समझ लो इस ऑब्जेक्ट जो है उसका पूरा का पूरा मास कैपिटल M है, उसके अंदर n पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो कोई बता सकता है उसका टोटल मास कितना होगा बच्चों? n into m। हेलो, m इंटू स्मॉल m इंटू n होगा। तो मैं स्मॉल m को मैन बना लूं तो कैपिटल M अपॉन n लिख सकता हूं मैं बच्चों। हाँ। तो मैं यहाँ लिख दिया कैपिटल M, क्योंकि ये स्मॉल m हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है स्मॉल m कितना होगा, मुझे तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास ही पता है। जैसे कि आप कोई बॉडी के रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना बैठे हो,
लेकिन इस बॉडी का टोटल मास पता होगा ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे मास है वो तो हमने एज्यूम किए, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो कैपिटल M बाय स्मॉल n। अभी n को मैं यहां लिख दूं तो उसको मैं m² यदि लिखूं, जैसे काफी बार RGB वर्ड यूज करते हैं, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ k² की जगह क्या मिला बच्चों? हेलो, मुझे k² की जगह क्या मिला? यानी कि क्या लिया मैंने यार इसमें, यार यहाँ मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैंने R1 square plus लिखा, R2 square हाँ up to R1 Rn स्क्वेयर square upon n. R2 स्क्वेयर अप टू Rn² अपॉन n। Upon n. वन टाइप उसको एवरेज बोल सकते हैं, याद करो R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाय, हाँ लेकिन ये एवरेज किसका है? स्क्वेयर का एवरेज है। ओके, k² इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर Rn² अपॉन n इज इक्वल टू एवरेज ऑफ R²। जब भी कोई एवरेज लिखते हैं ना कोई भी वैल्यू का, उसको ऐसे लिखते हैं। ओके, 12th स्टैंडर्ड में उसको डिटेल में सीखोगे आप। ओके, लेकिन ऐसे करंट के अंदर, लेकिन अभी टेम्पररी ऐसे ही समझ लो। एवरेज को क्या लिखते हैं? ऐसे, तो के यानी कि k² क्या है? मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो के जो है ना, के यहाँ, उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा टॉपिक। सर एक बार रिपीट करो। कोई बात नहीं, चलो। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? पहली चीज तो कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ये समझ लो। एक मिनट की स्लाइड। ओके, एक बॉडी है, उसके छोटे छोटे मास है m1 m2, उसके डिस्टेंस है r1 r2 r3। अब हर बार r1 r2 r3 निकालने तो बैठेंगे नहीं, तो हमें r1 r2 r3 का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्टली एवरेज नहीं निकाल सकते, जस्ट बिकॉज उसकी वैल्यू अलग आती है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग आती है। अब बोलोगे क्यों? पता है उसका रीजन? को बता सकते हैं? इंटरेस्टिंग चीज है, R1 R2 R3 है, उसका डायरेक्टली एडिशन चाहूँ तो मैं R एवरेज ऐसे लिख सकता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन n में कर सकता था चाहूँ तो, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा एवरेज स्क्वायर का एवरेज क्यों निकाला? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, कोई बता सकता है? डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन या डिस्टेंस डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। समझ लो, लाइक एग्जांपल फॉर ये R1 R2 R3 में वैल्यू ऐसी आई 5 -3 -2, तो R1 R2 R3 जीरो हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ क्या होगा, आप स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस ओरिजिनल टर्म में, स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और माइनस की यहाँ जो इफेक्ट हो रही थी एडिशन करने में, एवरेज निकालने में, क्योंकि यहाँ R1 R2 मायने रखता ही नहीं, उसकी साइन मायने नहीं रखती है यहाँ। इसीलिए जनरली क्या होगा बच्चों, एक मिनट हो, एक मिनट, ये माउस निकल गया यहाँ से। ओके, एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हाँ एक मिनट हो। ओके चलो। सो इसीलिए मैंने क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा। वो 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से आरएमएस वैल्यू निकालने आएगी ना, जब आप सीखोगे आरएमएस वैल्यू निकालने आएगी, तब आप आराम से अच्छे से सीख लोगे। लेकिन अभी ऐसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों रूट, उसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर, जब भी ऐसी वैल्यू जिसकी साइन बीच में, इसकी एवरेज निकालने में, जब उस वेक्टर क्वांटिटी का एवरेज निकालने में जब उसकी साइन हमें बीच में प्रॉब्लम करती है,
तब मुझे कोई वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस टर्म का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ एक्चुअली क्या किया, स्क्वायर किया, बाद में उसका एवरेज निकाल लिया, बाद में उसका अंडर रूट निकाल लिया। क्या किया देखो, स्क्वायर किया पहले r1 स्क्वायर, बाद में उसका एवरेज निकाला और बाद में उसका अंडर रूट निकाला। देखो है अंडर रूट, रूट आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट, एवरेज डिवाइड बाय एन किया इसलिए रूट, मीन किसका एवरेज, स्क्वायर का, आरएमएस, उसको आरएमएस टर्म बोलते हैं। मुझे पता है यार आपको नहीं अभी पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता चला ना कि क्यों मैंने डायरेक्टली R1 R2 का एवरेज नहीं निकाल लिया। ओके, क्योंकि उसकी साइन करने से काफी बार वैल्यू जीरो हो जाती है। अब ऐसी जीरो यानी कि तो कुछ आंसर मिला ही नहीं, उसका मीनिंग के क्या मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, नहीं। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरएमएस टर्म से एवरेज निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जाइरेशन, उसका ये फॉर्मूला है। डाउट? नो। बाकी तो ये अभी मैंने डिराइव किया वही चीज है। ओके, अब I is equals to mk square. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्चुअली इसको फिल कैसे करना होता है, थोड़ा समझ लो। अब क्या होगा पता है, मैं एक्चुअली टॉपिक को फिल कराता हूँ। अभी मुझे पता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का इतना इजीली समझ में नहीं आया होगा। ये मास m1 है, ये r1 है, m2 है, r2 है, m3 है, m4 है, r4 है। अभी मुझे पता दिखेगा नहीं, लेकिन समझ लो। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये मास, टोटल मास लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये छोटे छोटे मास है ना, उसकी जगह को एक मास जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है उस बॉडी का, या यहाँ है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ मैं उसका टोटल मास ले लूंगा। अब वो टोटल मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उसका ये डिस्टेंस हो जाएगा के। बोलो कोई डाउट? नो सर। पक्का ना? अब फिल हुआ टॉपिक, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको निकाल के हमने एक मास और एक डिस्टेंस ले लिया। R1 R2 R3 नहीं, M1 M2 M3 नहीं, एक ही मास। कहाँ लेना है मास? सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे। तो ये के कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, and the point at which the whole mass of the body is assumed to be concentrated। यानी कि ये पूरी की पूरी बॉडी है, समझ लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। यदि जरूरी नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। वो तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो और उसका मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है m। तो डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the point at which the whole mass of the body is assumed, distance between the axis of rotation and the point at which whole mass is assumed is called the radius of gyrations। clear? हाँ सर। यस सर। एग्जाम्पल है, टोटल ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, समझ लो। ओके, अब वो मास को हमने ले लिया यहाँ, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ लो मैंने यहाँ ले लिया m = 10, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है मुझे। अब मुझे पता है कि उसका इनर्शिया है 360 और आपको मास दे दिया है और पूछा है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो फॉर्मूला क्या था, I = mk स्क्वायर था, I की वैल्यू 360, मास आपको 10 किलोग्राम दिया है, k स्क्वायर मिल जाएगा आपको 6। कोई डाउट? ना। नो सर। सर हाँ बोलो। सर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज થાય તો हाँ, ઇનર્શિયા ચેન્જ થઈ ઇનર્શિયા જાય, ચેન્જ થાય થઈ જાય ને। મેં તમને નહોતું સમજાયું કે સમજો કે આ માસ છે અહીંયા છે, ઓબ્જેક્ટ આ રીતે ઘૂમતો હોય તો એનું ઇનર્શિયા અલગ હશે, ઓબ્જેક્ટ આ રીતે ઘૂમતો હશે તો એનું ઇનર્શિયા અલગ હશે। તમે એનું પ્રેક્ટિકલ ફીલ કરવું હોય ને, તો તમે ચગડોળમાં કે પેલું રાઇડ્સમાં બેઠા હોય ત્યાં તમે ફીલ કર્યું હશે, તમે એકદમ છેવાડે બેઠા હશો ને તો હાલત ખરાબ થઈ જાય છે। હાકી ના, તમને એમ લાગશે કે આ સમજી લો કે આ રાઈડ છે, ઓકે, તો એક આ રીતના ચેર હોય, એમાં જો અહીંયા તમે બેઠા હોય ને તમને એમ લાગશે કે બહુ જોરદાર સ્પીડ થી ભાગે છે, અને અહીંયા બેઠા ને એને એવું લાગશે યાર કઈ સ્પીડ નથી આ રાઇડ્સ ની। તો સેન્ટર ઓફ માસ નજીક ખ્યાલ આવે છે कि नहीं? ओके, हाँ क्योंकि यहाँ इनर्शिया चेंज हो जाता है। अब डिस्टेंस, इसीलिए तो भले हेवी बॉडी है, कम बॉडी है, मास भी डिपेंड होता है, लेकिन वो डिस्टेंस भी मायने रखता है इनर्शिया के ऊपर। ओके,
चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये फील हुआ ना टॉपिक कि कैसे हाँ निकालना होता है। यस सर। एमसीक्यू के, अरे यार एमसीक्यू के आंसर दो, तब तक मैं मैसेज कर देता हूँ। आई अपॉन एम रूट आई अपॉन एम क्या आएगा? रूट फॉर्मूला क्या है? रूट फाइव I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, रूट आई अपॉन एम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया 50, मास 10, के स्क्वायर रूट 5 आएगा खाली। तो कीधું सर। ओके बोलो आंसर। बी। बी। बी ओके बोलो। अब इसको निकाल के बताओ चलो फटाफट से। डी। बी पक्का सभी का? हाँ सर। यस। एक मिनट हो, एक मैसेज में कर देता हूँ, वरना ना फोन के ऊपर फोन आने लगेंगे 2 मिनट में। चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है ही नहीं, चलो तो इतना ही रखते हैं, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पूरा टॉपिक ही, अदरवाइज एक क्वेश्चन होता तो मैं करा देता आपको। वैसे खाली एक काम करो, अब देखो एटलीस्ट पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। वैसे टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक दिया नहीं, लेकिन समझो क्या किया हुआ है। देखो काइनेटिक एनर्जी के रेगुलर फॉर्मूला क्या था बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर है। ओके अब वी की जगह क्या होता है? ओमेगा आर। ओमेगा आर होता है। अब उसका स्क्वायर हुआ तो आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। भाई पता चल रहा है सभी को, मैं खाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी का डेरिवेशन कर रहा हूँ। ओके ट्रांसलेशन मोशंस का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, उसमें से एक्चुअल फॉर्मूला कैसे आता है वो निकालते हैं। सिमिलरली वैसे दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हो जाएगा हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बाकी ना। अब बोले कि सर ये ओमेगा आपने क्यों सेम लिया, कोई बता सकता है ओमेगा क्यों सेम लिया? थीटा नहीं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगा ना, कॉमन लॉजिक है। देखो ओमेगा यानी कि क्या होता है? थीटा अपन टाइम है। अब टाइम तो सेम ही लेंगे तो एंगल क्या सेम ही होगा? अब बोलो कि नहीं सर, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, समझने का ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेक्चर है ना किसी का 5 बजे? ना। ओके M1 समझ लो, अरे यार सॉरी हो, उल्टा ले लिया मैंने। समझ लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तो क्या थीटा चेंज होगा? नो सर। ना। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। इसलिए यहाँ ओमेगा ओमेगा 2 पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट में कहीं भी हो, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ इसकी लीनियर वेलोसिटी देखो ज्यादा है, समझ लो ये 5 होगा तो ये 2 हो सकता है। इसने यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व किया, इसने यहाँ से यहाँ किया। अब जब उस राइड्स में बैठे हो तो आपने एंगुलर वेलोसिटी आपकी सेम ही होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज होने से आपको ऐसा फील होता है कि आप ज्यादा स्पीड से जाते हो, हाँ कि ना? और एक्चुअल में ज्यादा स्पीड से होता है, लीनियर स्पीड काउंट करो, इसकी स्पीड देखो 5 है और इसकी 2 है, हाँ कि ना? कोई डाउट इसमें? ना। तो सिमिलरली यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी E n इज इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। एक मिनट हो, हाँ ओके क्लियर? हाँ एक मिनट हो। तो टोटल E इज इक्वल्स टू हमने डिराइव किया अलग अलग पार्टिकल्स की E1 E2 E3 E का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली ऐसे कॉमन निकाला सिग्मा mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा था अलग, इसको अलग ली, इसका हाफ अलग था। अब इसके m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn r स्क्वायर की जगह सिग्मा सिग्मा लगा दिया, समेशन। अब आपको ये किसका फॉर्मूला कोई बता सकता है? इनर्शिया। वेरी गुड, इनर्शिया। तो हो गया आपका एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल बॉडी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट?
ना इजी टॉपिक था ना, ना। इसलिए मैंने ऐसे ही आपको लिखा है, नहीं मैंने खुद भी लिख के नहीं समझा, इसमें आप समझ लेना, बहुत इजी है। कॉमन लॉजिक है, एक ऑब्जेक्ट थी, उसका फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, फिर भी मैं लिखा देता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने समझा ही नहीं। वी का फॉर्मूला है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे एक चीज का हाफ ओमेगा स्क्वायर से एडिशन करो, m1 r1 स्क्वायर m2 m r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। यदि टीचर्स समेशन बमेशन में नहीं पता चलो तो ऐसे भी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आएगा ही नहीं, ये तो खाली जस्ट एक्स्ट्रा बता दिया है इसलिए। ओके, बोलो कोई डाउट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में? बताओ चलो आंसर। ना ए ए बताओ आंसर। अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे सॉल्व करके भेजना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, टेम्पररी ले लिया सभी ने? ओके, आंसर ये आ रहा है। ओके, हाफ इज हाफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ, डेटा डाल दो तो आंसर मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करने के लिए अभी टाइम नहीं है ना इसलिए, ओके, अदरवाइज मैं करा देता। चलो सॉल्व कर लेते, 2-3 न्यूमेरिकल्स फटाफट से। क्वेश्चन है, अ रोड 0.5 मीटर लॉन्ग हैज 2 मास, एक रोड है जिसका टोटल 0.5 मीटर लेंथ है, 2 मास यहां लगा दिए मैंने, 20 ग्राम 20 ग्राम। ट्रीटिंग द मास एज अ पॉइंट मास, निग्लेक्टिंग द एम आई। अब इस जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस या रोड यानी कि जो रोड है उसका मास को हमने निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट द एम आई ऑफ द रोड इटसेल्फ। ओके, अब कॉमन लॉजिक इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ ले ले, यदि अब कहीं भी ले सकते, देखो सेंटर सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से इनर्शिया चेंज नहीं होता, वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में समझाया था, याद हो तो बच्चों? ओके, लास्ट लेक्चर की पीडीएफ देखना तो मिल जाएगा आपके। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से, हाँ यानी कि डिस्टेंस चेंज होने से हो जाएगा, लेकिन ये कोई भी हो सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अभी हम टेम्पररी उसको एग्जैक्ट मिडल में ले ले। ओके, मिडल में ले। फॉर्मूला क्या है, हाफ m1 r1 m2 r2 है बच्चों, ये m1 है, ये m2 है। अब फाइंड क्या करना है मुझे, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है। फॉर्मूला तो है, लेकिन दो अलग अलग केस के लिए फाइंड करना है। एक को मुझे ट्रांसवर्सल एक्सिस यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको सेंटर में लेना है, यानी कि मैं अभी बोला ना वही चीज, यहाँ मुझे लेना है सेंटर ऑफ मास, सॉरी यार, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक दूसरा वन एंड, यानी कि समझ लो ऐसा समझ सकते, एक यहाँ लेना है, एक ऐसे घूम रही है, m1 m2 दोनों घूम रहा है इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्टिवली, और यहाँ क्या है, m1 एज यूजुअल है, m2 घूम रहा है। बोलो बच्चों पता चला क्वेश्चन में? हाँ यस पक्का? अब बोलो चलो, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए m1 कितना होगा, 0.20 ग्राम है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है वो ना, 0.02 होगा, 0.02 होगा ना, हाँ सर 0.02 इंटू R1। अब R1 क्या है, ये मास है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस R1, और ये R2 है। अब टोटल कितना है, 0.5 मीटर है, तो R1 R2 कितना होगा बच्चों, 0.25 आधा आधा 0.25। बोलो कोई डाउट? ना मास No. दोनों का सेम है, सोल्व कर लोगे बच्चों? बस उसको Yes. सॉल्व करना है। सिमिलरली सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी नहीं बताया, ओके, कहीं था सॉल्यूशन, पता नहीं कह रह गया, चलो ओके, ये यही चीज है, m1 r1 m2 r2, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ऑब्जेक्ट घूम रहा था, पहला जो केस था वो। ओके, तो वैल्यू डाल लोगे, सोल्व हो जाएगा। सेकंड केस ये सोल्व करके ही दिया, देखो चलो कोई बात नहीं, सोल्व कर दिया मैंने, राइट? फर्स्ट का ये सॉल्यूशन ही है जो अभी मैंने आगे किया था ना, वो आंसर निकाल के देखोगे तो आंसर आपको मिल रहा है 25 × 10⁻⁴। अब सेकंड केस, चलो केस 2। केस 2 में क्या होगा बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, m1 कितना होगा, 20 0.20 0.02 सॉरी, R1 0 0 वेरी गुड, यही मेन चीज थी।
R1 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ है और मास भी यहाँ है, कोई इनसाइड है तो डिस्टेंस 0 प्लस M2 0.0। ये लेंथ कितनी है 0.5। 0.5 अभी यहाँ R कितना होगा, 0.5 सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। और डाउट? नो ओके, सॉल्यूशन भी ये भी इसका भी मैंने करके दिया हुआ है, पीडीएफ में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वैसे ये होमवर्क में ही देना था लेकिन अभी करा दिया। ओके चलो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा, आज के सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन मैंने बेस क्लियर करवाया था लेकिन आईएमपी नहीं था। नेक्स्ट सेशन एग्जाम ओरिएंटेड और स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो नेक्स्ट सेशन में कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं रहेगा। ओके नेक्स्ट सेशन में एब्सेंट नहीं रहना, और आज का सेशन है ना वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आज का सेशन अच्छे से पता चला होगा, लर्न करोगे तो ही नेक्स्ट सेशन में मजा आएगा, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी टफ फॉर यू। ओके यदि नहीं करोगे प्रैक्टिस आज के सेशन की तो। चलो आज लेक्चर में रखता हूँ, बहुत लेट हो गया, मेरा दूसरा लेक्चर भी है इसलिए, है ना। बाय।